हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। और 11वीं कक्षा में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले हम इसका एक पार्ट जो है वो देख चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चलते हम टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा पहला जो है चैप्टर है, पहला अध्याय है। इसमें हम जो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून जो राजनीति में जिनका हम यूज़ करते हैं, उन्हीं नियमों कायदे कानूनों को जो हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, जो हमें जो है एक तर्क संगत ढंग से किसी बात के ऊपर जो है सोचने के लिए मजबूर करते हैं और किस तरीके से जो है किसी देश की जो है राजनीतिक व्यवस्था जो है चलाई जा सके। तो इस सब को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़े थे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। तो ये हमने कंप्लीट जानकारी इनकी ले ली थी। तो हम जिसमें जो है राज्य, सरकार, शक्ति, विचारधारा, इन सब का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का और उनकी कार्यविधि का हम अध्ययन करते हैं, ताकि जो है एक स्वस्थ और उन्नत समाज जो हम विकसित कर सकें। आगे हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण। तो ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। इनके दो भागों में इनको बांट रखा था। एक था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा था गैर परंपरागत या आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं और उनके रूल से विकसित हुए हैं, या विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक पैदा हुए हैं, उन दार्शनिकों के विचारों से जो है पैदा हुए हैं, विकसित हुए हैं। इसी तरीके से गैर परंपरागत या आधुनिक सिद्धांत, जिनको जो है अभी हाल ही में विभिन्न प्रकार की जो शास्त्र व्यवस्था उनको प्रैक्टिस करने के बाद विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में से निकल कर नियम जो बाहर आए हैं या विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो है बाहर आए हैं, उनको हम जो है आधुनिक सिद्धांत में जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राजनीति। तो राजनीति क्या है? सिंपल भाषा में राजनीति जो है, राज और नीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज का मतलब राज्य है और नीति राज्य को चलाने के लिए बनाई जाने वाली जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, इसी को ही राजनीति संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो हम सिंपल भाषा में इनको जो है कह सकते हैं, राज्य को चलाए जाने के लिए जो बनाई गई नीतियाँ हैं, उनका जो है संचालन निर्वहन करना, इसी को राजनीति कहते हैं। अब जब ये संचालन और निर्वहन करोगे तो इसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, और हम जो है वो शक्ति को जो है राजनीति सिद्धांत में जो है शक्ति के पीछे जो है या उनके ऊपर जो है अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है जो आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। राजनीति प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रकार की जिम्मेवारियों से संबंधित है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। कोई भी गतिविधि जो शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है तो वो क्या है? राजनीति है। तो इन्होंने जो है एनसीईआरटी में ये एक डेफिनेशन दे रखी है। तो आप जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों ही डेफिनेशन आपको बता दी हैं। अब राजनीति की कुछ विशेषताएं हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहली जो राजनीति है, ये इनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो राज्य और सरकार है। जिस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का भी अध्ययन क्षेत्र यही था। तो राज्य कोई भी प्रभुत्व एरिया है और उसके ऊपर जो शासन करने वाली सरकार है। तो ये राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यही जो है पावर जो है कहीं न कहीं कंसंट्रेट है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शक्ति के लिए संघर्ष। अब देखिए राजनीति जो है उसमें जो है पावर को लेकर जो है काफ़ी खींचतान होती है। अब जैसे देखिए नेता लोग चुने जाते हैं तो किस लिए चुने जाते हैं? ताकि उनको जो है पावर मिल सके। तो इन्हीं पावरों के पीछे जो है भागते हैं, और यही जो है एक प्रकार की राजनीति है। तो पावर के लिए, शक्ति के लिए यह संघर्ष जो है, तो ऐसा ही होता है। राजनीतिक सार्वभौमिक है। अब देखिए कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो इससे अछूता हो।
अगर विकास करना है, आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, किसी भी तरह का भी विकास है, तो वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। मतलब सार्वभौमिक, हर जगह पर, हर विषय के ऊपर जो है राजनीति होती है। अब देखिए यहाँ पर हम आम जनता के और राजनीति के बीच में संबंध की बात करते हैं। आम जनता जिसके ऊपर शासन होता है, और एक शासक वर्ग है जो शासन करते हैं, और जनता के ऊपर शासन होता है। और जनता जो है, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सरकार चुनती है और जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही क्या करते हैं, उस जनता के ऊपर जो है शासन करते हैं। तो ये व्यवस्था आपको नॉर्मली भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगी। तो इसी के आधार पर जो है हमारे एनसीईआरटी में ये बता रखा है, राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो ठीक है उन्हीं के ऊपर जो है, जो देखिए वोट होते हैं तो उसमें जो है एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, तो जो सर्वाधिक वोट ले गया उस व्यक्ति को चुन लिया जाता है। तो इसी तरीके से जब जो है कोई भी बात जो है समाज के लिए शुरू हो रही है, तो उसमें समाज के ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं और उनमें क्या बातें सही हैं, क्या निर्णय होने चाहिए। तो जिस ओर जो है ज़्यादा लोग जो हैं के साथ जो है सामूहिक रूप से जुड़ जाते हैं, तो वही जो है जो वार्ता है या वही जो है नियम जो है वही बात जो है वो लागू हो जाती है। तो इस तरीके से जो भिन्न प्रकार के अलग अलग दृष्टिकोण रखते हुए भी जो है एक तरीके से इसमें जो है शासन व्यवस्था चुनी जाती है, और इसी तरीके से समाज में जो है कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो जब ये निर्णय लिया जाता है तो उसका मतलब मेन उद्देश्य तो यही होता है, जनता की भलाई, जनता का कल्याण किया जाए। और दूसरी ओर जो है जनता के साथ जो है जनता का संघर्ष और निर्णय लेने का संघर्ष पर का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो शासक चुन के आया है, तो वो अब देखिए एक ओर तो जनता का संघर्ष है जो विकास चाहता है, और दूसरी ओर जो शासक है वो जिसने निर्णय लेना है, जो शासन चुना जाना है, उनको जो है राजनीतिक में साँठ-गाँठ करनी है। तो दोनों ही तरीके से संघर्ष यहाँ पर शामिल है। तो जनता इसमें आपस में वार्ता करती है और उसमें जो है सामूहिक गतिविधि में भाग लेती है। इस तरीके से जो है जो समाज की समस्याएं हैं वो भी बाहर आ जाती है और उनका सलूशन भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हम कहते हैं जनता जो है इसमें जो है राजनीति में संलग्न है। जनता अगर जब शासक को चुनती है तो उनके सामने भिन्न प्रकार की समस्याएं रखती हैं, और उन्हीं समस्याओं के दम पर जो है क्या होता है, सरकार जो है चुनी जाती है। जो सरकार जो है जो पार्टी जो है लोगों को कन्विंस कर पाती है, उनकी समस्याओं का वो हल करेगी, तो उन्हीं को ही क्या किया जाता है, शासन की बागडोर जनता दे देती है। आगे हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों आवश्यक है। अब आगे वाला है राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए। हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत जो है इनका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए राजनीतिक जो सिद्धांत है उसको हमें पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है ताकि हम जो है शासन को चलाने की जो असलियत है, वास्तविकता है, उनको हम अच्छे तरीके से आम जनता अंडरस्टूड कर पाए, उनको अच्छे तरीके से समझ पाए। इसीलिए हम जो है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। दूसरा जो है राजनीतिक जो ज्ञान है उनका सरलीकरण हो सके, तभी आप उनकी वास्तविकता को समझ पाएंगे। जब जो है राजनीतिक जो टर्म्स हैं, जो कंडीशन है, उनको जो है आप जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कौन से जो है तत्व हैं जिसकी वजह से जो है कुछ नुकसान हो सकता है जनता को, या जैसे कोई शासक है तो उनकी विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा से आम जनता के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सब हमें जो है एक राजनीतिक समझ जो हमें चाहिए, जो हमें एक राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से प्राप्त होती है, और इसी को ही कहा गया है राजनीतिक ज्ञान का सरलीकरण। राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों को सामान्य जनता को समझाने में सहायक है। अब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार का शासन तंत्र है, जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप है। तो भिन्न प्रकार के जो है शासन व्यवस्था है। अब इन शासन व्यवस्थाओं में से को अच्छे तरीके से अगर जनता को समझ में आएगा
तभी जो है जनता वहाँ पर एक अच्छा प्रशासक जो है चुन पाएगी। तो ये तभी जनता को पता चल पाएगा जब वो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से जो है एक तरह की समझ विकसित हो जाती है, और उसी समझ को जो है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के बाद आपकी विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट है लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित संसाधनों का प्रयोग। अब देखिए, जब आप डेवलपमेंट असलियत में करना चाहते हैं तो जो भी आपका विकास मेन आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपको भिन्न प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत है। आपके देश में जो भी संसाधन है आप उनका उचित तरीके से उपयोग कर पाओगे, और एक बेहतर उपयोग करने के बाद जनता को जो है एक अच्छा जो है शासन और अच्छा विकास, ये दोनों चीज़ें उनको मिल पाएंगी। समस्याओं को सुलझाने में सहायक राजनीतिक समझ जो है विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में या कोई काम कैसे होगा इनके बारे में हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। तो इससे जो है जो पीछे की जो समस्याएं शासकों को आई उन्होंने कैसे सॉर्ट आउट की और जनता का भी विकास कैसे किया, तो इस तरीके की समस्याओं को सुलझाने में या जो करंट टाइम की जो है अभी वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनसे हम जो है किस तरीके से निजात पा सकते हैं, इन सब की समझ जो है हमें राजनीतिक सिद्धांत से मिल जाती है। व्यवहारिक दक्षताएं। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद लोग जो हैं अगर ये अच्छे शासक हैं, या ये कह सकते हो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद लोग जो है काफ़ी कुशल हो जाते हैं राजनीतिक समझ के लिए, और लोग जो है अपनी जो क्षमताएं हैं उनमें बढ़ोतरी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एक व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने वाला भी जो है विज्ञान कह सकते हो। तो इसीलिए भी हमें जो है अगर हमें व्यवहारिक दक्षता हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाना है तो हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वन जो है वो है राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा। अब देखिए, जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए हैं कहीं न कहीं वो पीछे की जो फिलॉसफी है राजनीतिक सिद्धांतों को उनको पढ़कर हुए हैं, और आंदोलन वही करते हैं जो जागरूक हैं, और जागरूक वही हो पाएगा जिनको जो है राजनीति की समझ है। और आंदोलन देखिए शांतिपूर्ण तरीके से होता है, और आंदोलन जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी समस्याओं को हल करने में का एक शस्त्र है। तो ये हमें समझ कहाँ से मिली, तो ये हमें समझ मिली है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से। सामाजिक परिवर्तन को समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायक। अब देखिए, समाज में एक तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण है, और एक सरकार को उसके ऊपर क्या, उन परिवर्तनों के ऊपर क्या रिएक्शन देनी चाहिए। समाज जो है लगातार परिवर्तनशील रहता है, और परिवर्तनशील समय के साथ जो है हर चीज़ बदल जाती है। तो उसी तरीके से समाज की बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज और वो भी बदल जाते हैं। तो जब भिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोग आपस में मिलेंगे तो ये होना तय है, तो उनके ऊपर जो है सरकार का क्या रवैया होगा। तो इन सब बातों की जो है जानकारी, या आम जनता का वहाँ पर जो है क्या जो है दृष्टिकोण होना चाहिए, इन सब के बारे में जो हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। तभी हम जो है सामाजिक परिवर्तनों को समझ पाएंगे और उनकी व्याख्या करने में हम सहायक होंगे, हमें सहायता मिल पाएगी, और ये तभी हो पाएगा जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है राजनीतिक विज्ञान का महत्व एवं उपयोगिता। तो इस टॉपिक को हम करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विज्ञान, अब यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान जो है इसके क्या महत्व है और इसकी आपके जीवन में क्या उपयोगिता है। इससे पहले हम राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, जो राजनीति में विकसित हुए जो सिद्धांत है, नियम, कायदे, कानून है, उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम एक विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। आप राजनीतिक शास्त्र जो है वो पढ़ोगे या राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, तो उसके क्या बेनिफिट है आपको, उसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो राजनीतिक शब्दावली जो है इनका ठीक से ज्ञान आपको प्राप्त करना है, या इनकी विभिन्न प्रकार की टर्म या इनकी जो है इनके बारे में जो इनकी व्यवस्था को, इनके प्रोसेस को समझना है। तो उसके लिए आपको जो है राजनीतिक जो है विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तभी आप जो है कोई भी सरकार कैसे काम करती है,
और उनका क्या तरीका होता है, इन सब बातों के बारे में अध्ययन कर पाओगे। तो उससे जो है आपको एक जागरूक इंसान आप बन जाओगे। राज्य, राज्य क्या है और सरकार के बीच में क्या संबंध है और इसका जनता के साथ क्या लेना देना है, क्या संबंध है, इन सब संबंधों को जो है आप इंटरप्रेट कर पाओगे, इनके बीच में संबंध आप स्थापित कर पाओगे। नेक्स्ट जो है राज्य का व्यक्ति से संबंध, अधिकार और कर्तव्य। अब देखिए यहाँ पर आप जो है राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ने का एक महत्वपूर्ण जो है उपयोगिता आपकी ये है, जो राज्य और व्यक्ति है इनके बीच में क्या संबंध है। इनके बीच में दो तरह के संबंध हैं, एक है अधिकार और दूसरा है कर्तव्य, ड्यूटी, जिम्मेवारी। अब जो है नागरिक को राज्य जो है वो क्या देता है, अधिकार देता है, और राज्य से मांगता क्या है, राज्य उससे एक्सपेक्ट क्या करता है, तो उससे अपेक्षा करता है कर्तव्यों की। तो राज्य और व्यक्तियों के बीच में जो संबंध हैं उनको जो है अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में। अब हमें अधिकार भी चाहिए विकसित होने के लिए और हमें कर्तव्य भी चाहिए। ये अगर दोनों होंगे तभी जो है बात बन पाएगी, तभी हम जो है एक जो है विकसित राष्ट्र जो है वो डेवलप कर पाएंगे। अधिकार भी ज़रूरी है और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी ज़रूरी है। और उसके बाद है विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन। तो इसमें हम जो है भिन्न प्रकार की, अब देखिए पूरी दुनिया भर में भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। उस शासन व्यवस्था को हम समझने के लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की प्रणाली काम कर रही है, कहाँ पर राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या लोकतंत्र के भी आगे कई प्रकार हैं, राष्ट्रपति शासन है, या वहाँ पर जो है द्विसदनीय जो है व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है, जो है चुनाव का क्या प्रोसेस है। इन सब बातों के बारे में हम जो है राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। देखिए कोई भी वैसे टॉपिक है, कोई भी विषय है, वो जाहिर सी बात है लोगों में एक जागरूकता, एक समझ विकसित करता है। तो उसी समझ के आधार पर जो है हम आगे वाला जीवन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं। तो कोई भी विषय है तो उसकी ये मेन विशेषता तो रहेगी। राजनीतिज्ञों और शासकों के लिए विशेष उपयोगिता। अब देखिए जो राजनीतिज्ञ हैं, जो शासन कर रहे हैं या जो भविष्य में शासक होंगे, तो उनके लिए ये विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है वो लगभग जो चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं या जिनके ऊपर वो काम करने वाले हैं, कम से कम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उनको उनके बारे में कुछ बेसिक आधारभूत जानकारी मिल जाती है, और वो उनकी जो है जनता के लिए क्या उपयोगिता है उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसलिए राजनीतिज्ञ जो हैं और जो शासक हैं इनके लिए ये विषय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी वो जो है एक अच्छे समाज की कल्पना कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वर्तमान समस्याओं का हल। अब देखिए जितने भी विषय आपने पढ़ लिए उनमें जो भी पढ़ा है तो वो पढ़ने के बाद आपकी समस्या का सॉल्यूशन वो देंगे, लेकिन लागू कौन करेगा? लागू एक राजनेता करेगा, और राजनेता जो है वही जो है मेनली जो है समस्याओं को हल करके दिखा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है राजनीतिक विज्ञान जो है वो वर्तमान समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वो एक राजनेता ही तो उस चीज़ को अप्लाई करेगा, किस तरीके से जो है हमें जो है यहाँ पर काम करना है, किस तरीके से हमें ये सब जो है कोई भी योजना लागू करनी है और उससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमें राजनीतिक विज्ञान पढ़ने से पता चलती हैं। तो आशा करता हूँ ये 5-6 इनके इम्पोर्टेंस है जो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इनके ऊपर। तो सबसे पहले थ्योरिया शब्द के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। थ्योरिया शब्द जो है ये थ्योरी से बना है, और ये थ्योरिया शब्द ये यूनानी भाषा का शब्द है, और इसका जो है इंग्लिश वर्जन है वो है थ्योरी, और इसका मतलब होता है चिंतन, भावपूर्ण चिंतन। तो ये आपके सामने एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो ये है अरस्तु। उसके बाद है अरस्तु और प्लेटो जो है किस प्रकार के जो है विद्वान थे? ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक थे। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। उससे आगे है द रिपब्लिक पुस्तक, ये किसने जो है लिखी थी? तो ये लिखी थी प्लेटो ने।
प्लेटो जो है अरस्तू के गुरु थे। पॉलिटिक्स ये अरस्तू ने लिखी थी। लॉस्की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये लॉस्की के द्वारा लिखी गई है। लॉस्वेल ये लास्ट ईयर जो 11वीं कक्षा का पेपर था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इन्होंने जो है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ये पुस्तक इसने लिखी है। नेक्स्ट है रॉबर्ट डहल, इसने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये जो है पुस्तक लिखी है। तो आशा करता हूँ आप इस लेक्चर से जो है काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो ये हमारा जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको जितनी जल्दी हो सके पूरा करके मुझे रिपोर्ट करें। आपने बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को सुना, समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई समस्या आती है तो मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप जो है मैसेज कर सकते हो। किसी टर्म को समझने में दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको वापस दोबारा से समझा दूंगा। कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप मेरे ग्रुप में जो है वो आप से छोड़ सकते हो या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर छोड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।